आज हम बताएंगे कि थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग क्या होता है। इस लास्ट बैच में बताया था हमने कि किस प्रकार से बेसिक अकाउंटिंग टर्म होते हैं, अकाउंट के की टर्म क्या है, किससे किए जाते हैं, डेटर, क्रेडिटर, अकाउंटिंग, लायबिलिटी, कैपिटल, ऐसा ये बताया था कि लास्ट टाइम बताया था कि कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू क्या होती है, एसेट्स। तो अब इन्हीं के कुछ अकाउंट को लिखने के लिए कुछ रूल्स और कॉन्सेप्ट और एजम्पशन की जरूरत होती है, जो आज हम बताएंगे, डिस्कस करेंगे। क्योंकि अकाउंट को जब तक रूल्स के हिसाब से, कॉन्सेप्ट के हिसाब से, कुछ थ्योरी को, कुछ लॉ को, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है लॉ ऑफ रूल्स, कि इसके बिहाफ पे अकाउंट को राइट किया जाता है। तो कुछ इनके रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, एजम्पशन होते हैं। एजम्पशन मीन्स क्या होता है, मान्यताएं। ठीक है, तो किस प्रकार से हमारे इंडिया में अकाउंट्स को राइट किया जाता है। कुछ होते हैं नेशनल होते हैं, कुछ इंटरनेशनल होते हैं। रूल्स को ध्यान में रखते हुए अकाउंट्स को राइट किया जाता है। तो यहाँ पे जो थर्ड चैप्टर है आपके 11th के, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन और कॉन्सेप्ट के बारे में हम बताएंगे। जो थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग है कि आईएफआरएस क्या होता है, मतलब आईएफआरएस क्या होता है, जी डबल ए पी गैप क्या होता है। आईएफआरएस का मतलब फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्ट स्टैंडर्ड। क्या होता है, आईएफआरएस का मतलब होता है आई फॉर इंटरनेशनल, एफ फॉर फाइनेंशियल, आर फॉर रिपोर्ट और एस फॉर स्टैंडर्ड। फिर आता है गैप, जी डबल ए पी गैप का मतलब है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो ये इसका मतलब होता है कि हर कोई जो नॉर्मल यूज करते हैं, मतलब अगर हम अकाउंट को अगर डेबिट और क्रेडिट की फॉर्म में लिखते हैं, क्या क्या मैंने, हम अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में लिखते हैं, तो कोई भी अकाउंटेंसी को वो डेबिट और क्रेडिट की फॉर्म में ही लिखा जाएगा। मतलब अगर हम बैलेंस शीट की बात करें कि बैलेंस शीट होता है, एक साइड होती है लायबिलिटी प्लस कैपिटल और एक साइड एसेट्स, पता था बेसिक टर्म में। तो अगर हम ऐसा लिखते हैं तो ऑल ओवर इंडिया में बैलेंस शीट को इसी प्रकार से लिखा जाएगा। इनफैक्ट अदर कंट्री की भी बात करें, वहां पे भी इसी प्रकार से अकाउंटेंसी के रूल फॉलो किया जाता है। कुछ ऐसे होते हैं, क्योंकि जो ये आपका मीनिंग एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो होता है, ये ह्यूमन मेड होता है, मतलब इंसान इसको बनाता है कि जैसे जैसे बिजनेस आगे बढ़ता गया, चेंजिंग होते गए, तो ये टाइम टू टाइम चेंज भी होता गया। इसलिए जो थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग है, प्रिंसिपल है, ये टाइम टू टाइम क्या हुआ, ये चेंज होता गया। तो जैसे जैसे बिजनेस, पहले जैसे बार्टर सिस्टम करते थे, एक वस्तु को बदले दूसरे वस्तु, अब फाइनेंशियल नेचर की तरफ है ना। तो आपका जो अकाउंटेंसी 11th है वो फाइनेंशियल नेचर के बारे में बताता है कि किस प्रकार से इनको रिकॉर्डिंग किया जाता है मनी टर्म में अकाउंटेंसी, और कुछ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। अकाउंटेंसी क्या कहते हैं, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटेंसी क्या है, एक आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग है जो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड किया जाता है, सेल, परचेज, पेमेंट, रिसीव और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, मैंने कहा था कि मालिक और बिजनेस क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जब अकाउंट को राइट किया जाता है तो कुछ प्रिंसिपल होते हैं, कुछ रूल्स, रेगुलेशन, एजम्पशन होते हैं, जिसके बिहाफ पे हम अकाउंट को राइट ऑफ करते हैं। और उसके बिहाफ पे ही, क्योंकि थ्योरी के बिना प्रैक्टिकल क्या है, अधूरा है। तो यहाँ पे आप एक बार देखो कि यहाँ पे लिखा है, पहला है कि मीनिंग एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कि प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है। कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग आर द जनरल लॉ ऑफ रूल्स एडॉप्टेड और प्रपोज एज ए गाइड ऑफ एक्शन। क्या कर रहा है, गाइड ऑफ एक्शन। जो प्रिंसिपल होते हैं, मतलब उद्देश्य क्या होता है अकाउंटेंसी को लिखने के, जो रूल्स होते हैं, उद्देश्य क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ एक्शन इज सेटल ग्राउंड बेसिस ऑफ कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, ये किसने कहा है, द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट पब्लिक अकाउंट्स में कहा गया है। तो कहता है कि जो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग आर द जनरल लॉ ऑफ रूल्स, क्या होते हैं, जो सामान्य रूल्स होते हैं, लॉ होते हैं, इसके ब्याह पे हर कोई अकाउंटेंसी बुक्स ऑफ अकाउंट क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। तो अब बात आती है कि ऐसे ऐसे करने की जरूरत क्यों पड़ता है। तो इसको करने के लिए इसलिए जरूरत पड़ता है क्योंकि अगर एक पर्टिकुलर एक वर्ड होता है यूनिफॉर्म। क्या होता है, यूनिफॉर्म।
यूनिफॉर्म, इसका मतलब होता है कि एक जैसा। जैसे स्कूल में क्या होता है, यूनिफॉर्म बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म दिया जाता है ताकि हर बच्चा एक जैसा दिखे, जो छठी क्लास का है वो भी एक जैसा दिखे, जो 9th का वो भी एक जैसा दिखे, इसलिए उनको यूनिफॉर्म दिया जाता है। तो उसी प्रकार अकाउंटेंसी को भी जब रूल्स लिखा जाता है, प्रिंसिपल को लॉ और रूल्स, वो भी क्या, पहला आईएफआरएस और दूसरा गैप, ठीक है। तो हर कोई इसे रूल्स को एक्सेप्टेड करता है, ठीक है, और हर कोई इसे सिस्टमेटिक लिखते हैं। तो यूनिफॉर्म मतलब ये चेंज नहीं होता, एक जैसा होता है। हाँ, टाइम टू टाइम चेंज भी किया जाता है, क्योंकि जो हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल वो क्या है, वो ह्यूमन मेड है, मानव के द्वारा बनाए गए हैं। टाइम टू टाइम ये चेंज भी होता रहता है। तो इसकी डेफिनेशन को देखिए, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग आर द जनरल लॉ और रूल्स। क्या ये जनरल लॉ और रूल्स को फॉलो करता है, अडॉप्टेड और पर्पस एज ए गाइड ऑफ एक्शन, ए सेटल ग्राउंड बेसिस ऑफ कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। तो और ये टू टाइप से होते हैं, कितने टाइप से, टू टाइप से। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्लासिफाइड टू टाइप, पहला है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, एजम्पशन क्या होता है। दूसरा अकाउंटिंग क्या होता है, CONVENTIN, कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन। तो ये टू टाइप से होते हैं, कितने टाइप होते हैं, टू टाइप से, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशन। तो इनके जो प्रिंसिपल को राइट ऑफ किया जाता है, लिखा जाता है, रिटर्न किया जाता है, तो कुछ रूल्स के बिहाफ पे किया जाता है। आगे लिखा हुआ है कि कैसे हम इसको क्या करते हैं, मतलब इसके फीचर होते हैं, अकाउंटेंसी के फीचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल जो होते हैं इनके क्या क्या फीचर होते हैं। तो इसके तीन टाइप से होते हैं। पहला ये होता है कि ये क्या होता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर मैन मेड। क्या होता है ये, मैन मेड, मतलब इसे मानव के द्वारा, मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। दूसरा होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल। क्या होते हैं, लचीलापन, मतलब जो टाइम टू टाइम चेंज होगा, जैसे जैसे बिजनेस आगे बढ़ेगा, इन्वायरमेंट आगे बढ़ेंगे, तो अगर आगे कुछ लगा कि इसमें चेंज करने की जरूरत है तो इसमें चेंजिंग भी किया जाएगा। तो इसलिए कहा गया है अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल, क्या होता है, लचीलापन होता है, चेंजिंग कर सकते हैं आप। तीसरा कहा गया है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर क्या होते हैं, जनरली एक्सेप्टेड, मतलब गैप जो ऊपर बताया कि ये कॉमन होते हैं और इसी रूल को फॉलो करते हैं। तो ये तीन इसके फ्यूचर हैं। पेपर में कई बार पूछा जाता है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल के क्या बताओ, फीचर बताओ। तो अगर फीचर पूछते हैं तो आप तीन बोल सकते हैं। पहला अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर मैन मेड, दूसरा है अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल, तीसरा है अकाउंटिंग प्रिंसिपल जनरली एक्सपेक्टेड। तो ये तीन टाइप से होते हैं अकाउंट्स के फ्यूचर। तीन पॉइंट है, आप लिखेंगे आराम से 3 से 4 नंबर आपको मिल जाते हैं। तो हमने स्टार्टिंग देखा कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है, फिर अकाउंटिंग प्रिंसिपल को टू टाइप से डिवाइडेड किया गया है, पहला अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और दूसरा अकाउंटिंग कन्वेंशन। तो अब है कि इनके थ्योरी को लिखा गया है, इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं आपके तीन टाइप से होते हैं। पहला होता है फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग एजम्पशन। क्या होता है, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग एजम्पशन। इसमें आपके ये 3 पॉइंट हैं। पहला है गोइंग कंसर्न एजम्पशन, दूसरा कंसिस्टेंसी और तीसरा है अक्रूरल एजम्पशन। तो गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और अक्रूरल एजम्पशन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेपर में नहीं में से आता ही आता है, कोई भी एक आ जाता है। गोइंग कंसर्न जो नाम से पता चल रहा है कि गोइंग होगा, मतलब चलता रहेगा, बिजनेस क्या होगा, चलता रहेगा। मान बात करूं गोइंग कंसर्न की, तो गोइंग क्या कह रहे हैं, गोइंग कंसर्न, इसका मतलब रहेगा कि गोइंग रहेगा, मतलब बिजनेस जो है वो चलता रहेगा, चलता रहेगा, मतलब कंटिन्यू रहेगा। ये तो कहा था कि बिजनेस का मतलब ये नहीं होता है कि वन टाइम आपने बिजनेस किया, प्रोडक्ट को सेल परचेज किया और वो फिर आपने उसे मान लिया बिजनेस। नहीं, बिजनेस का मतलब है जो कि कंटिन्यू चलता रहेगा और डे टू डे होगा। क्या होगा, डे टू डे होगा बिजनेस। इसलिए कह रहा है गोइंग कंसर्न होना चाहिए। एजेंसी मतलब क्या होता है, मान्यता, कॉन्सेप्ट, है ना, कि ये कह रहा है यहाँ पे लिखा फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग एजम्पशन और कॉन्सेप्ट, मतलब कि इसकी क्या मान्यता है। तो पहला है कि बिजनेस क्या होना चाहिए आपका, गोइंग कंसर्न होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि आपने आज बिजनेस किया,
आज आपने सेल परचेज किया फिर आराम से बैठ गए, नहीं। बिजनेस का मतलब है कंटिन्यू, चलता हुआ होना चाहिए, चलता हुआ, गोइंग, रन। और इसमें किताब में जो नोट्स में क्या गया है कि गोइंग कंसर्न करे अकाउंटिंग इज टू द इज अकाउंटिंग टू दिस एजम्पशन इट इज एज्यूम दैट बिजनेस सेल कंटिन्यू फॉर ए फोर्सिबल पीरियड एंड देयर इज नो इंटेंशन टू क्लोज। क्या है कि इस एजम्पशन में ये कहा गया है गोइंग कंसर्न में कि जो बिजनेस है इसमें ये इनका जो इंटेंशन है ये नहीं रहता कि हम फ्यूचर में क्लोज कर देंगे, नहीं, ये इन्फिनिटी रहेगा, अनंत चलेगा और हमेशा कंटिन्यू रहेगा रन में। कह रहे हैं इसलिए कहा गया फॉर द पीरियड एंड देयर इज नो इंटेंशन टू क्लोज द बिजनेस और स्केल डाउन टू ऑपरेशन सिग्निफिकेंट दिस imply that it will be not be dissolved in the immediate future unless there is a clear evidence of closure। है तो कह रहा है कि बिजनेस जब स्टार्ट हो गया तो हम ये मानते हैं कि वो इन्फिनिटी तक चलेगा, मतलब ये कंटिन्यू चलता रहेगा, ये नहीं कि आप आगे चल के इसे बंद कर देंगे, ठीक है। तो हमारा इंटेंशन ये नहीं रहता, ये गोइंग रहता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि लॉन्ग टाइप कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाता है बिजनेस में, ना कहा था कि हमें बिजनेस में कुछ होते हैं शॉर्ट टर्म और कुछ होते हैं लॉन्ग टर्म। तो बिजनेस में जो कैपिटल के ऊपर एक्सपेंड किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इन दोनों में अंतर है पहला और दूसरा कि कैपिटल मतलब जो बिजनेस में इकोनॉमिकल बेनिफिट देते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, उसे बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर आता है रेवेन्यू जो कि एक विद इन अकाउंटिंग पीरियड में होता है, उसे बोलते हैं, उसे कहते हैं मतलब रेवेन्यू नेचर, मतलब जो सेल्स को बढ़ाने में जनरेट किया जाता है उसे बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये दोनों जो एक्सपेंस हैं ये बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए किया जाता है, कुछ शॉर्ट टर्म के लिए। तो कहा गया इट्स रेवेन्यू नेचर के होते हैं who benefit will be consumed or exist within the accounting period। जो आपके रेवेन्यू नेचर के हैं जो सेल को जनरेट करते हैं जिससे सेल्स आती है, वो आपका क्या होता है ये अकाउंटिंग पीरियड, मतलब जो अकाउंटिंग ईयर हमारा कब से होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो इस अकाउंटिंग पीरियड में क्या जाता है रेवेन्यू नेचर के खर्चे, इसलिए से बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि यही चीज हम बेसिक अकाउंटिंग में बताया था। तो गोइंग कंसर्न का मतलब यही होता है कि अगर एक यूजफुल लाइफ, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कोई मशीन है, क्या कहा मैंने, कोई मशीन है, मशीन आपने परचेज किया 1 लाख रुपए में और इनकी जो लाइफ है वो बोलते हैं कितना 10 ईयर। तो आपको पता चल गया कि ये मशीन जो है ये 10 साल तक आपका यूजफुल होगा, तो लॉन्ग टर्म है, गोइंग कंसर्न है। तो आप इन्हें क्या करेंगे, आप 1 लाख डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू हर एक साल कितने होगा, इसे 10 ईयर तक क्या लगाएंगे आप, डेप्रिसिएशन लगाएंगे, है ना। डेप्रिसिएशन बताया क्या था, जो फॉलो वैल्यू ऑफ एसेट, जो एसेट्स की वैल्यू क्या करता है कम कर देता है, तो उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो ये एक यूजफुल लाइफ है, आपको बताया गया है कि आपकी जो मशीन है वो 10 ईयर तक चलेगा, बट इनकी भी आफ्टर 10 ईयर के बाद कुछ ना कुछ इनकी वैल्यू रह जाती है जिसे बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू, ठीक है, या साल्वेज वैल्यू हम कहते हैं। जब हम पढ़ाएंगे आपको डेप्रिसिएशन तो वहां पे आपको स्टडी करवाएंगे। अभी स्टार्टिंग है कि गोइंग कंसर्न का मतलब समझ में आ गया कि जो वो बिजनेस जो गोइंग रहना चाहिए, मतलब जो चलता रहे, वो क्या कहलाता है, गोइंग कंसर्न एजम्पशन। उसके बाद सेकेंड आता है आपका कंसिस्टेंसी, पहला समझ में आ गया। दूसरा आता है कंसिस्टेंसी एजम्पशन, मतलब जो कि एक अगर आपने किसी मेथड को 1 साल के लिए 5 साल के लिए चूज किया तो कंटिन्यू वो आफ्टर 2 या 3 ईयर के बाद ही चेंज होना चाहिए, अदरवाइज वो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, मैं लगातार उसी रूल को आप फॉलो करके अपना बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं, जैसे हम नेक्स्ट समझते हैं कि आप बिजनेस के अंदर क्या लगाते हैं, डेप्रिसिएशन लगाते हैं, है ना। जो आपकी एसेट होती है क्या लगाते हैं, डेप्रिसिएशन। तो प्लांट या मशीन, मशीन पे क्या लगाते हैं, डेप्रिसिएशन लगाते हैं। मैं बोलूं आपने एक मशीन खरीदा था, मशीन कितने का, 5 लाख रुपए का,
उसमें बताया गया कि इसकी जो लाइफ है मशीन की वो कितनी है, 20 ईयर है, और कहा गया है कि डेप्रिसिएशन है वो कितना है, 10%। ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मशीन जो है आपने 5 लाख रुपए का परचेज किया है, तो इसका मतलब है कि अब इस मशीन पे हम कौन सा डेप्रिसिएशन लगाएंगे, क्योंकि जो डेप्रिसिएशन है उसके लगाने के दो मेथड हैं। जो डेप्रिसिएशन है उसके लगाने के दो मेथड हैं। जो डेप्रिसिएशन लगा दिया जाता है आपके बुक्स में दो है मेथड हैं। पहला है स्ट्रेट लाइन मेथड और सेकेंड है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो जब बुक्स ऑफ अकाउंट लिखा जाता है तो आपसे ये कहा जाता है कि आपको कौन सा रूल्स मेथड फॉलो करना है, स्ट्रेट लाइन और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है जो एक बार लग गया वो कंटिन्यू भी हर एक साल सेम ही अमाउंट लगता होगा। जैसे मैं बोलूं कि 5 लाख का 20%, 5 दूनी 10 है ना, मतलब 1 लाख रुपए डेप्रिसिएशन लगेगा। तो हर एक साल फर्स्ट ईयर 1 लाख, सेकेंड ईयर 1 लाख, थर्ड ईयर 1 लाख। तो इसे बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, जो कि आपका इस फॉर्म में चलता है। क्या लगेगा, वो लगता ही रहेगा 1 लाख, है ना। ये है आपका डेप्रिसिएशन कि हर एक साल आपको 1 लाख लगेगा। फिर है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, मतलब जो वैल्यू बच जाती है उस पर लगता है। जैसे कि 5 लाख आपका था, आपने 1 लाख लगाया तो कितनी बची, 4 लाख। तो अब जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 4 लाख पे लगेगा। फिर आपने 1 लाख लगाया, फिर बची कितनी, 3 लाख। तो आपको आपके 3 लाख पे लगेगा डेप्रिसिएशन। फिर आपने लगाया 1 लाख, फिर बचे 2 लाख। तो इसमें जो वैल्यू बच जाती है तो इस पे लगता है। तो ये रूल्स यही कहता है सेकेंड कि कंसेंट्री एजम्पशन, मतलब कि आप जिस रूल्स को मेथड को आप फॉलो करते हैं उसी को आप कंटिन्यू आप आगे भी उसी रूल को यूज करते हुए जाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस कंसेंट्री एजम्पशन अकाउंटिंग प्रैक्टिस वंस सिलेक्टेड एंड एडोप्टेड। क्या करते हैं, जब आप इनमें से किसी एक मेथड को आप क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं, तो आगे इन्हीं का आप यूज करते हुए बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस आप निकालते हैं। तो adopted should be applied consistently year after year. The concept help is better understanding of accounting information and make it compatible with that of previous year। क्या करते हैं, अगर आपने मान के चलो कि आपने इस साल आपने डेप्रिसिएशन लगाया स्ट्रेट लाइन मेथड से, तो अगले साल आपने लगाया है ना स्ट्रेट लाइन मेथड। इसलिए आपको कंपेयर करने में और बिजनेस की सही प्रॉफिट लॉस निकालने में आपको इसका बेनिफिट मिलता है, ताकि आप कंपेयर कर सके। ठीक है, और अगर मान के चलो आप 5 साल ये यूज करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, तो अगले साल अगर आप 5 साल यूज करते हैं रिटर्न डाउन मेथड, तो इसके लिए बाय रूल्स एंड रेगुलेशन के बिहाफ पे आप चेंज कर सकते हैं। अब ये नहीं कि आपने फर्स्ट ईयर लगाया स्ट्रेट लाइन, फिर लगाया सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन इस वाले वैल्यू से, तो ये इससे क्या होगा, आप कंपेटेबल नहीं कर सकते, आप कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये सेकेंड है कंसिस्टेंसी एजम्पशन। ठीक है, राइट डेप्रिसिएशन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड एंड स्ट्रेट लाइन अप्लाई शुड बी अप्लाई कंसिस्टेंटली आफ्टर ईयर, बट इट डज नॉट मीन दैट प्रैक्टिस वन एडॉप्ट कैनॉट बी चेंज। ठीक है, कि आपने एक बार एक्सेप्ट करे थे दोबारा चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट आता आपका जो तीसरा है, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें से पेपर में कोई एक जरूर आता है। तीसरा है अक्रूरल एजम्पशन। ये कहता है कि बिजनेस की जो भी एक अकाउंटिंग ईयर के एक्सपेंस है या इनकम है, तीसरा कौन सा बताया, अक्रूरल, ACCRUL एजम्पशन। ये कहता है कि इस साल के एक्सपेंस और इस साल के इनकम इसी साल आप क्या करें, बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करें, बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करें, आप रिकॉर्ड कर लें। ये तो डेबिट के फॉर्म में लिखेंगे, मतलब सारे एक्सपेंस इधर और सारे इनकम इधर। तो मतलब इनका कहना है कि इस साल आप जो भी आपने जिस डेट को बिजनेस की ट्रांजेक्शन किया उसके पैसे मिला हो या नहीं मिला हो, आप इसी अकाउंटिंग ईयर में, मतलब जो आपका फाइनेंशियल ईयर है उसी में आप उसको रिकॉर्ड करो। जैसे कि हम कहते हैं कि 1 अप्रैल टू 31
मार्च। तो इस साल के जितने भी इनकम एक्सपेंस है इसी साल में रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब कहा क्या गया है इसमें नोट्स में आपके कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू द accrual assumption a transaction is recorded in the books of account at the times when it is entered into and not when the settlement take place। इनका कहने का मतलब है कि आप बिजनेस की जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं, अगर आपने सेल्स किया, क्या क्या मैंने, यदि आपने सेल्स किया 1 लाख रुपए का, तो आप 1 मई 2024-25 जो भी ईयर है, तो इस डेट में इसे सेल्स के नाम सेल के बुक्स में आप रिकॉर्ड कर लो। चाहे इनके पैसे आपको 6 महीने बाद, साल भर के बाद या 2 साल के बाद मिले, बट इसी पर्टिकुलर डेट को आप इसे रिकॉर्डिंग करो। तो ये अक्रूअल यही कहता है, चाहे इनके पैसे मिला हो चाहे नहीं मिला हो। ठीक इसी प्रकार बिजनेस के एक्सपेंस है, खर्चे हैं, जिसे बोलते हैं सैलरी देना, रेंट देना, कमीशन देना। तो ये सारे एक्सपेंस भी अगर इसी साल के हैं तो आप इसी साल बुक्स ऑफ अकाउंट में आप रिकॉर्ड कर डालें। तो इन सभी चीजों को इस एजम्पशन में यही कहा गया है कि रिकॉर्ड करें। दिस रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इज रिलायबल व्हेन सेल इज कंप्लीट और सर्विस आर रेंडर्ड। इट इमेटेरियल वेदर कैश इज रिसीव और नॉट। क्या करें, यदि आपने पैसे लिया हो या नहीं लिया हो, आप इनको बुक्स ऑफ अकाउंट में आप उसी डेट को ट्रांसफर को उस डेट नाम से आप रिकॉर्ड कर सकें। तो ये 3 कंसर्न एजम्पशन है आपके, पहला गोइंग, दूसरा कंसिस्टेंसी और तीसरा अक्रूवल एजम्पशन। ये तीनों में से एक जरूर आता है और ये फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग एजम्पशन और कॉन्सेप्ट का 3 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और अक्रूवल एजम्पशन, तो ये 3 प्रकार से किया जाता है, जो कि ये बताता है कि किस प्रकार से बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है इस रूल एंड रेगुलेशन और अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बिहाफ पे। तो हमने पहले स्टडी किया कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल को 2 टाइप से डिवाइड किया जाता है। पहला अकाउंटिंग कंसेप्ट, दूसरा अकाउंटिंग कन्वेंशन। फिर इनके रूल्स हैं। पहला है अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर मैनमेड, दूसरा अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल, जो कि चेंज होता रहेगा टाइम टू टाइम। फिर है अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर क्या, गैप, जो आपने हम ऊपर बताया कि गैप का मतलब होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, जो हर कोई से यूज करेंगे, इसी रूल को फॉलो करते हैं। तो इसमें बताया फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग एजम्पशन और कॉन्सेप्ट, पहला गोइंग कंसर्न, दूसरा कंसिस्टेंसी एजम्पशन, तीसरा अक्रूवल एजम्पशन। ये 3 टाइप से हैं। अब इसके अलावा एक 11 पॉइंट हैं जो कि ये कॉन्सेप्ट की बात करता है, प्रिंसिपल की बात करता है, और इन 11 में से कोई न कोई पेपर में जरूर 4 से 5 नंबर का आता है जो कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बेसिक अकाउंटिंग टर्म में आपको इनमें से 1-2 कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया होगा, क्योंकि ये कुछ वर्ड हैं जो कंटिन्यू रिपीटेड आते हैं। जैसे कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इसके 11 वर्ड हैं, 11 टॉपिक है, जिसमें हर एक टॉपिक कुछ न कुछ कहता है। पहला ये कहता है कि अकाउंटिंग यूनिटी और बिजनेस यूनिटी, मतलब बिजनेस में जैसे बताया था फर्स्ट, जब हम आपको बताया था कि इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग में बताया था कि क्या मालिक मतलब मिस्टर एक्स मतलब रामलाल, और जो बिजनेस होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ये क्या आपका, ये शॉप है मतलब ये बिजनेस है, ये अलग अलग होते हैं। तो ये कहता है कि भैया ये अलग है, ये अलग है। अकाउंटिंग आपका किसका करना है, मिस्टर शॉप का कर रहा है, दुकान का कर रहा है। तो कहता है ये सेपरेट लीगल एंटिटी है। कॉमर्स के नजरों में ये कहता है भैया क्या है, मिस्टर एक्स अलग है और मिस्टर बिजनेस जो है ये अलग है, तो इनकी सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो कह रहा है कि अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल जो है ये कहता है कि सेपरेट है लीगली तौर पे। दूसरा है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, कि आपके जो बिजनेस की जो अकाउंटिंग ईयर है उनको छोटे छोटे क्या कहा, उनके छोटे छोटे टुकड़ों में क्या किया, बांट दिया गया है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको एक पर्टिकुलर डेट का बिजनेस का क्या निकालना पड़ता है, प्रॉफिट या लॉस, तो हम क्या करते हैं उनको, उन्हें फाइनेंशियल ईयर है ना, फाइनेंशियल ईयर 2024, 2025, 2026, 2027 तक हम क्या करें, हर हिस्सा का क्या निकालते हैं, प्रॉफिट और लॉस। फिर प्रॉफिट और लॉस फिर क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट। तो क्या कहते हैं, उसे एक स्मॉलर
ईयर में क्या करते हैं, टुकड़ों में हम तोड़ देते हैं ताकि एक पर्टिकुलर ईयर में हम बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड कर सके। तो सेकेंड यही था। तीसरा है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, मतलब अकाउंटेंसी में हम जब भी बात करते हैं मनी के टर्म में बात करते हैं। चौथा है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, ये कहता है कि आप किसी के बारे में भी आप बताएं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो फुल डिस्क्लोजर होनी चाहिए। फिर कह रहा है मेटरिटी प्रिंसिपल, मतलब ये कहता है कि जो बिजनेस के क्या कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपके लिए बेकार है लेकिन किसी और के लिए अच्छा होता है, तो इसके बारे में भी स्टडी करेंगे जब नेक्स्ट क्लास बताएंगे। फिर है छठा PRUDS और कन्वर्सेशन प्रिंसिपल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि बिजनेस में अगर आपको लॉस और एक्सपेंस के बारे में पता चले तो उसको आज ही आप उसके लिए इंतजाम करके रखो, लेकिन आपसे कहा गया कि आपको आगे फ्यूचर में लॉटरी लगने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है, तो उसको आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में। सातवां है कॉस्ट हिस्ट्रिकल प्रिंसिपल, मतलब जो लागत की बात करता है। फिर आठवां है मैचिंग कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल, मतलब मैचिंग का मतलब होता है कि बिजनेस के एक्सपेंस और इनकम इसी साल से मैच होना चाहिए, मतलब अगर इस साल की सैलरी है, वेजेज है, रेंट है, तो इसी साल के बिजनेस से होना चाहिए, जो बताता है। फिर 8 9 है ड्यूल एक्सेप्ट ड्यूलिटी, मतलब बिजनेस के हमेशा दो पहले हुआ, जैसे बताया था कि कैपिटल प्लस लायबिलिटी क्या होती है, ऐसा है। तो एक साइड कैपिटल अगर 5 लाख है, लायबिलिटी 1 लाख है, तो इससे मिलकर कितना हो जाएंगे 6 लाख रुपए। तो हमेशा ये बोथ आर क्या होना चाहिए, इक्वल, जो कि डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में लिखा जाता है। जो अकाउंटिंग के बताया था मैं, ड्यूलिटी होनी चाहिए, डेबिट और क्रेडिट बराबर होनी चाहिए, तो ये कहता है ड्यूलिटी। 10 नंबर है रेवेन्यू रिकंसिलिएशन प्रिंसिपल, मतलब जो रेवेन्यू है रिकंसाइल होनी चाहिए इसी साल के। फिर 11वां है वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, तो ये 11 ये वर्ड हैं, 11 अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जो पेपर में आता ही आता है। तो इनको हम किसी नेक्स्ट क्लास में आपको तरीके से समझाएंगे कि अकाउंटेंसी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 11 हैं प्रिंसिपल हैं, अकाउंटिंग एजेंसी प्रिंसिपल, मनी मैनेजमेंट, डिस्क्लोजर, मेट्रिटी, प्रूडेंस, कॉस्ट, मैचिंग, ड्यूलिटी एक्सेप्ट, रेवेन्यू रिकग्निशन, वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव, तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं जो पेपर में आते हैं। तो अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट था आपका तीसरा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट एक्रूल, फिर 11 और 3 सब मिला के कितना हो गया 14। तो ये 14 थ्योरी है जो इनमें से कम 2 या 3 पेपर में आपको टकरा ही जाता है, क्योंकि ये पेपर में जरूर ही आता है, जो कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट तो ऑलमोस्ट आता ही आता है। तो आपको स्टडी करना है, देखना है कि इसको किस प्रकार से रिकॉर्डेड किया जाता है रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट के बिहाफ पे, क्योंकि थ्योरी के बिना अकाउंटेंसी जो प्रैक्टिकल है वो क्या है, वो बेकार है। तो इसमें फिर ये कहा गया है कि अब इसको अगर पहचानने का तरीका हो तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है G4 क्या होता है गोइंग, C4 कंसिस्टेंसी और A4 अक्रूल। तो इनको अगर आपको ध्यान में अगर नहीं रहता है तो इसका एक तरीका है, एक वर्ड है जो आप कह सकते हैं कि किसे से कैसे से राइटिंग करना है। तो आप देखिएगा इसमें कहा गया है G4 गोइंग, G और C4 कंसेंट्री और A4 एक में, तो इसे हम बोल सकते हैं गांव गांव, C4 चले आज। तो G4 गोइंग, C4 कंसिस्टेंसी और आज मतलब अकुरल, तो गांव चले आज। तो ऐसे आप इसे याद कर सकते हैं ताकि आपको GCA से पता चल जाएगा कि ये हमारा जो फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग एजम्पशन है इसके बिहाफ में बात कर रहा है, गोइंग कंसर्न एजम्पशन कंसिस्टेंसी और अकुरल, गांव चले आज। तो ऐसे ही आप इसे समझ सकते हैं। बाकी जितने भी नोट्स हैं आप स्टडी करो, कहीं डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो फ्यूचर हो गया, अकाउंटिंग प्रिंसिपल के फीचर कौन कौन से होते हैं, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग एजम्पशन 3 होता है, गोवा गांव चले आज, GCA। फिर 11 हैं जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं, जो इससे मैंने अभी नाम समझाया, बाकी नेक्स्ट टॉपिक में इसको समझाएंगे क्योंकि काफ़ी ही 11 पॉइंट हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इनमें आपका जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 6 नंबर PRUDS कॉन्सेप्ट,
फिर आता है कॉस्ट, फिर आता है मैचिंग, फिर आता है फुल मनी मैनेजमेंट, अकाउंटिंग पीरियड और अकाउंटिंग यूनिटी और बिजनेस यूनिटी। अब देखो अकाउंटिंग यूनिटी क्या होता है मैं थोड़ी सी बता देता हूँ। तो इसमें कहा गया है कि according to the business unity principle, business is considered to be separate and distinct from its owner। क्या होता है ये मालिक से क्या होते हैं, अलग होते हैं। फिर कहा गया मनी मैनेजमेंट प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू द मनी मैनेजमेंट प्रिंसिपल, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट दैट कैन बी मेजर्ड इन मनी टर्म आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द इंटरप्राइज। ठीक है, तो ये बताता है ये वाला मनी के रूप में कि मनी के रूप में क्या देंगे। ठीक है, तीसरा नंबर। तो ऐसे बहुत सारे प्रिंसिपल अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जिनको नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। थैंक यू।